नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, सह आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय गुड़ा। आज हम बीए भाग द्वितीय के मध्यकालीन इतिहास में मध्यकालीन शासकों में से जो प्रमुख शासक रहे उसी में बलबन की समीक्षा अपन करेंगे। बलबन के राजत्व सिद्धांत की समीक्षा अपन करेंगे। देखिए, दिल्ली सल्तनत में 5 प्रमुख शासन वंशों ने शासन किया और जिनका समय 1206 से 1526 ईस्वी तक माना जाता है। 1526 ईस्वी में हिंदुस्तान में शासन करने के लिए मुगल आ गए थे। बाबर के द्वारा सत्ता स्थापित कर ली गई थी और 1206 से लेकर 1526 तक 5 शासन वंशों ने शासन किया। उसी में से एक प्रमुख शासक था जो कि गुलाम वंश का शासक था, बलबन। बलबन का शासन, बलबन की लौह एवं रक्त की नीति, बलबन का राजत्व सिद्धांत, ये मध्यकाल की सबसे बड़ी विशेषताएं हैं। आज अपन बलबन के राजत्व सिद्धांत की समीक्षा करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि बलबन का राजाश्रय में आना कैसे हुआ। कहा जाता है कि इल्तुतमिश जो था वह दासों को खरीद रहा था। उस समय दास प्रथा थी और दास प्रथा में प्रमुख पदों पर भी दास आसीन हुआ करते थे। तो जब दास खरीदे जा रहे थे तो बलबन को इल्तुतमिश ने हटा दिया कि मुझे इसे नहीं खरीदना है। कहते हैं कि बलबन दिखने में सुंदर नहीं था, कुरूप था। तो बलबन के द्वारा इल्तुतमिश से प्रश्न किया जाता है कि आपने मेरे को क्यों हटा दिया। तो इल्तुतमिश ने कहा कि मैं ये दास मेरे लिए खरीद रहा हूँ और जो मुझे अच्छा लगेगा, जो मुझे पसंद आएगा, उसे मैं खरीदूँगा। तो बलबन ने एक बहुत अच्छा जवाब इल्तुतमिश को दिया, जिसको कि प्रभावित होकर के उसने उसको खरीद लिया। उसने कहा कि इन सबको तुम अपने लिए खरीद रहे हो, मुझे तुम खुदा के लिए खरीद लो। इल्तुतमिश इससे बहुत प्रभावित हुआ, उसको खरीद लिया और वह आगे जाकर मध्यकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बना। देखिए, बलबन जो था वह कुछ ऐसी विचारधाराओं के साथ शासन में आया था कि उसकी सर्वश्रेष्ठता वह तत्कालीन समय के शासन में स्थापित करना चाहता था। अभी तक ईरान के जो पुराने वंशज थे उनकी प्रतिष्ठा वहाँ पर स्थापित थी। बलबन अपने आप को उनसे समीकृत करता है। बलबन अपने वंशजों के नाम उनके नाम के ऊपर रख रहा है। उन्हीं के वंशज को अपना पूर्वज बता रहा है और इसी के क्रम में उसने राजत्व सिद्धांत की प्रतिपादना की। राजत्व सिद्धांत में क्या क्या उसकी मूल धारणाएं थी उसकी अपन क्रमबद्ध समीक्षा करते हैं। पहला जो विचार उसने रखा कि राजा के देवीय अधिकार का समर्थन करना। बलबन का मानना था कि कोई भी राजा अपने आप नहीं बनता, उसे देवताओं के द्वारा राजा बनाया जाता है। देवत्व का अधिकार उसमें स्थापित होता है और जिसे देवता चाहते हैं वही राजा बनता है। दूसरा, शाही वंशज होने का दावा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि बलबन अपने आप को प्राचीन जो ईरान के प्राचीन शासक थे अफरासियाब वंश के, उनका अपने आप को वंशज बताता था। और ऐसी स्थिति में उसी वंश के जो राजकुमार हुए उन्हीं के नाम पर अपने बच्चों का नाम भी रखा। कैकुबाद, कैकु खुसरो आदि ईरानी नाम भी उसके द्वारा रखे गए। उस समय ईरान में एक त्योहार मनाया जाता था, नौरोज। इस नौरोज को भी प्रतिवर्ष उसके द्वारा मनाया जाने लगा। देवी अधिकारों की प्रतिस्थापना में उसके द्वारा तत्कालीन समय जिले-इल्लाह की घोषणाएं करवाई गई। अपने आप को बताया गया जिले-इल्लाह, जिसका अर्थ होता है ईश्वर की छाया। उसके अधिकार की समीक्षा भी उसके द्वारा की गई। तीसरा जो पक्ष उसने राजत्व में लिया, राज दरबार को सुसज्जित एवं वैभवशाली बनाया। उसने राज दरबार को इतना सुसज्जित बना दिया था कि आम व्यक्ति उसमें जाने से भी घबराता था। बहुत ही कड़ा अनुशासन उसके द्वारा स्थापित कर दिया था। वह स्वयं कभी साधारण वस्त्रों में सामने नहीं आता था और कहा तो ये जाता है कि उसके द्वारा आतंक फैलाने के लिए, डर पैदा करने के लिए
और दरबार के बाहर भी लोगों को हल्ला करते हुए बाजारों से नंगी तलवारें लेकर के घुमाया जाता था। आतंक का पर्याय वह बनना चाहता था, समाज के अंदर एक डर बनाना चाहता था, राजा के प्रति निरंकुशता के भाव की प्रतिस्थापना करना चाहता था। चौथा, उसने अपने निजी जीवन को भी बहुत उच्च रखा, स्वच्छ रखा और पूर्णतः विलासिता का त्याग उसके द्वारा कर दिया गया था। यानी कि राजा को उसका मानना था कि जो राजा होता है वह एक आदर्श होता है, और उसने आदर्श व्यक्तित्व की अवधारणा को अपने अंदर समाहित भी किया था। देखिए, इल्तुतमिश के समय तुर्की सरदारों का, जिसे 40 तुर्की सरदारों का जो एक गुट बना था, उसका बड़ा आतंक हो गया था। उसका भी इसके द्वारा दमन कर दिया गया और उन्हें हटा दिया गया। छठा, उसका मानना था इस नीति के अंदर, राजत्व के सिद्धांत में, कि लौह एवं रक्त की नीति की अगर आवश्यकता पड़ती है तो उसे अपनाने से भी राजा को पीछे नहीं हटना चाहिए। उसके द्वारा सेना का भी पुनर्गठन किया गया, सेना को दोबारा से संचालित किया गया, उसको संगठित किया गया, नियम कायदे बनाए गए और एक सशक्त सेना उसके द्वारा बनाई गई। नेक्स्ट जो था, उच्च वंशीय लोगों को ही वह प्रशासन में नियुक्त करता था, निम्न कुल के लोगों से वह घृणा करता था, और जब भी किसी को बड़े पद पर आसीन करता था उसकी वंशावली उसके द्वारा चेक करवाई जाती थी, और उच्च वंश का होने पर ही वह उसको वहाँ पर स्थापित करता था। इस समय इसके द्वारा गुप्तचर विभाग को भी पूर्णतः संगठित किया गया और उसे समाज में ज़्यादा सक्रिय बनाया गया। इसके द्वारा निष्पक्ष न्याय पर भी बल दिया गया। एक बार कहा जाता है कि अनावश्यक कोड़े मार देने पर उसके द्वारा रक्षक को भी 500 कोड़ों की सजा दे दी गई थी। सरेआम उसको 500 कोड़े लगाए गए और उसमें उसकी मृत्यु हो गई। यानी कि वह अपने रक्षकों को भी गलत काम करने पर नहीं बख्शता था। नेक्स्ट व लास्ट इसके राजत्व के सिद्धांत में उसने राजनीति को धर्म से अलग रखा, यानी कि राजनीति और धर्म में किसी प्रकार का समावेश नहीं किया। धार्मिक स्थिति उसके द्वारा बिल्कुल अलग रखी गई, राजनीतिक व्यवस्था उसके द्वारा अलग रखी गई। उसने व्यक्तिगत जीवन को भी राजनीति पर हावी नहीं होने दिया गया। एक उदाहरण के साथ इसको यहाँ समाहित करना चाहूँगा कि वह कितना अनुशासन प्रिय था। कहा जाता है कि एक बार उसको जब वह दरबार लगाए हुए बैठा था तो उस स्थिति में उसे सूचना मिली कि उसके पुत्र का युद्ध करते हुए देहांत हो गया है। कहते हैं कि उसने अपने दरबार को नहीं छोड़ा, नियत समय तक दरबार चलाया और उसके बाद में वह फूट फूट कर रोया। उसके द्वारा तत्कालीन समय कुछ ऐसी व्यवस्थाएं भी लागू कर दी गई जो कि कट्टरपंथिता के हिसाब से थी, जिसमें विलासिता तो उसने छोड़ ही दी, न्याय की पालना कर दी, सिजदा तथा पायपोस की क्रियाओं का पालन भी उसके द्वारा समाज में सुनिश्चित कर दिया गया था। सिजदा और पायपोस क्या था? जब भी कोई व्यक्ति दरबार में आता था, राजा को झुक करके उसके द्वारा नमस्कार किया जाता था, प्रणाम किया जाता था और उसके पैर को चूमा जाता था। तो इन प्रक्रियाओं के माध्यम से बलबन ने एक सशक्त शासन किया और वह उसके राजत्व सिद्धांत के प्रमुख धारणाएं रहे। धन्यवाद।